नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 27 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का होने वाला वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम आपको जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा को अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वीकली टेस्ट के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अपने क्लास के मित्र को ज़रूर से सेंड कर दीजिएगा ये वीडियो को, ताकि आपके मित्र भी अच्छा से अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरह से रहेंगे। 2 अंक के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो टोटल 20 अंक के हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो चितरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चितरंजन दास थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, हिंद स्वराज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों के पास, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके वीकली टेस्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सोचिए आपको ये सब क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपका वीकली टेस्ट में भी इम्पोर्टेंट होगा और बोर्ड एग्जाम 25 के लिए भी। तो आपका एक ही साथ दोनों चीज़ का तैयारी हो रहा है और अच्छा से आप लोग एकदम तैयारी कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला सकें। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो है वो चीता और बिल्ली दोनों को माना जाता है। ठीक है, चीता और बिल्ली को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चीता और बिल्ली ये जो 2 प्राणी हैं ये सबसे तेज स्तनधारी प्राणी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास का लक्षण है, यानी कि जब हमारे गांव में, हमारे शहर, हमारे जब देश में विकास होता है तो उसका पहचान कैसे किया जा सकता है। तो आय में वृद्धि करना। ठीक है, आय यानी पैसों में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार यानी कि हॉस्पिटल का, इन सब चीज़ों का जो है वो विस्तार होना, यह विकास का रूप है। उसके बाद नियमित रोजगार, सभी लोगों को रोजगार मिलना, कोई रोजगार ना रहे। ठीक है, एवं बेहतर मजदूर। तो ये तीनों चीज़ें जो है विकास का लक्षण है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र से ही राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्रक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो निम्न मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, अस्थायी जंगल के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में जंगल का बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, बहुत बड़ा जंगली एरिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का कितना भाग, तो 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन यानी कि खेतों में पानी देने की मुख्य साधन क्या है, फसलों में पानी देने का मुख्य साधन क्या है। तो पहला ऑप्शन नंबर है नहर, नहर से भी सिंचाई होता है। उसके बाद तालाब से भी सिंचाई का साधन है। उसके बाद
कुआं और नलकूप। तो ये दोनों भी सिंचाई का प्रमुख साधन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो अभी हमारा कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2 अंक के, तो टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके 2 अंक के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। रक्षित वन क्या है? तो रक्षित वन का क्या मतलब होता है? वह वन जिसमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर पशु चराने का, पशु चारण करने का, खेती करने का अनुमति दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। आप अपने से वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको अनुमति ना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि एक ही साथ बहुत ज़्यादा आवश्यकता को पूर्ति कर दे, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कि नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जब नदियों पर बांध बना दिया जाता है तो क्या क्या, एक बांध बनाने से क्या क्या सुविधा मिल जाती है, बहुत सारे क्या क्या, जैसे कि उससे बिजली भी बनाया जा सकता है, एक हो गया। उसके बाद उससे सिंचाई भी किया जा सकता है और पानी का स्टॉक, उसमें बांध बनने से पानी का स्टॉक होता है। उसके बाद जब सूखा जो मौसम आता है उस समय भी उसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या पॉइंट हो सकता है? तो जब बांध बनाया जाता है तो कुछ बांध ऐसे भी बना दिए जाते हैं मोटर टाइप के कि जिससे कि नदी से इस पार और उस पार का सड़क भी बना दिया जाता है बांध के ऊपर चौड़ा से। तो एक बार में बांध बनाने से कितना, बहुत सारे अनेक उद्देश्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 2 क्वेश्चंस रहेंगे 3 अंक का, जो कि टोटल नंबर हो जाएंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। पौधे और प्राणियों की सुभेद जातियाँ कौन से हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो सुभेद जातियाँ का मतलब होता है कि वो उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे वो लुप्त होने का कगार पर है, उनका अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे पौधे और प्राणियाँ, जानवर, पंछी सब हैं जो कि लुप्त हो सकते हैं, उनकी संख्या जो है जल्दी से घट रही, उन्हें सुभेद जातियाँ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको उदाहरण सहित लिखना है। पौधे और प्राणियों के सुभेद जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही, और यदि उन्हें बचाने का प्रयत्न किया गया तो वह संकटग्रस्त श्रेणी में चले जाएंगे। तो यानी कि प्रयास नहीं किया गया तो वो क्या, संकटग्रस्त श्रेणी में चले जाएंगे। जैसे एशियाई हाथी, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है, नीली भेड़ आदि, ये सब जानवरें जो हैं वो क्या हैं, सुभेद जातियां हैं। उसके बाद पौधों में खैर, पलाश, हरा, वेसरा, सतावर, कोचिला, ठीक है, अर्जुन इत्यादि जो पौधे हैं ये सब बहुत तेज़ी से इनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे धरती पर से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर का, देख सकते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए पहला आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? तो चंपारण से। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ से दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध करते थे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस है,
जो कि टोटल 10 अंक के हो जाएंगे। और इसी तरह का आपका वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत के लोग द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा के लिए भारत के लोगों में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभव हो सकता है। यानी कि आज से 50 वर्ष पहले ऊर्जा के लिए लोग किन चीज़ों पर निर्भर हुआ करते थे, तो उन्हें हमें लिखना है। तो देखिए, भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 50 वर्ष पहले के स्रोत निम्नलिखित है। ठीक है, तो स्रोत जो है वो निम्नलिखित है। कोयला आज से 50 वर्ष पहले ऊर्जा के रूप में यूज़ किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत कम मात्रा में पहले की तुलना में किया जाता है। जैसे कोयला का ट्रेन होता था, लेकिन अब तो नहीं होता है। क्या होता है? बिजली का, ठीक है, इंजन जो होता था। तो देखिए, कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाप्स इंजन, यानी कि जो ट्रेन का जो इंजन हुआ करता था पहले, वाप्स इंजन होता था जिसमें कि कोयला का प्रयोग होता था, लेकिन अब वाप्स इंजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, या तो डीजल का या फिर बिजली का। ठीक है, खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाज़ों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक गैसें का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। पहले आप लोग देखते होंगे कि सीएनजी का बस, ऑटो ये सब नहीं रहता था, लेकिन अब शक्ति के रूप में गैसों का भी यूज़ किया जा रहा है। सीएनजी गैसों का वाहन में किया जाता है। ठीक है, पहले नहीं किया जाता था। गैस को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां चल रही है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है जल विद्युत। यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यह ऊर्जा का क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे कि बांध बना दिया जाता है नदियों पर, और उससे जो पानी निकलता है, टरबाइन लगा हुआ रहता है, घूमता है, उससे बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सबसे सस्ता और आसान है, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जल विद्युत नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है ऊर्जा के अन्य स्रोत। तो ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा। ठीक है, ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हुए जिनका प्रयोग अभी कुछ समय से किया जाने लगा, जैसे पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा यानी आज से 50-100 साल पहले इनका यूज़ नहीं किया जाता। सौर नहीं किया जाता था। सौर ऊर्जा का भी उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था पहले। बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, इन सब चीज़ों का प्रयोग पहले नहीं किया जाता था। उसके बाद ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। यह भी स्रोत अनवीकरणीय है। मतलब एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आने वाले समय में अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाएगा तो बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है, इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इनका पूर्ति, कोयला अगर मान लीजिए पूरा धरती पर से ख़त्म हो जाता है तो फिर इसे बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। तुरंत इसे पूर्ति करना संभव नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में यह संसाधन यदि इसी तरह इस्तेमाल किए जाते रहें तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगी। यानी कि इन संसाधनों का इसी तरह का उपयोग किया जाते रहा जिस तरह से अभी हो रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत कम हो रहा है और इससे पहले और ज़्यादा होता था, और आने वाला समय में इनका प्रयोग बहुत कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बचा कर रखा जाएगा आगे भविष्य के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है, हमें इन संसाधनों को बचाना है, तभी ऊर्जा के नए और नवीकरणीय संसाधनों को खोज कर उनका अधिकारिक प्रयोग करना होगा। यानी कि जब इनका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ईंधन जो हो गया, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है वो कुछ ज़रूरत चीज़ों पर ही किया जाएगा और नहीं तो इन्हें बचा कर रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद
एक क्वेश्चन और है जो कि हम लोगों का 5 नंबर का है, मौसमी नदियाँ क्या है, इसके उदाहरण दे। तो मौसमी नदियाँ का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मौसमी नदियाँ वैसी ही होता है जैसे कि उनके नाम से पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि मौसमी नदियाँ क्या हो सकता है। जैसे कि वो अपने स्थान पर मूसलाधार बारिश के मौसम के दौरान नदियों को प्रभावित करती है, ठीक है। जो नदियाँ साल भर पानी उसमें बहता रहता है, फिर ये मौसमी नदियाँ उसमें जाकर मिलती है, तो उनका जो साल भर नदियाँ बहती रहती है उनका लेयर फिर बढ़ जाता है, ठीक है, मौसम के समय में, ताकि जो मौसमी नदियाँ उसमें जाकर मिल जाते हैं, जहाँ उनका पानी उन्हें वर्षा से ही प्राप्त होता है। मौसमी नदियाँ को जो पानी है वो सिर्फ वर्षा से ही मिलता है और उनके पास पानी कहीं से नहीं आता है, ठीक है। बाकी बात, जब वो गर्मी का समय आता है तो वो धीरे धीरे नदियाँ सूख जाती है, फिर जब बरसात आता है तो फिर वो नदियाँ भर जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहाड़ों और पहाड़ियों से हजारों धाराओं के रूप में बहती है। पहाड़ों से जो ढेर सब पहाड़ रहते हैं, पहाड़ पर जो पानी धारा जो गिरता है वो सब नदी में जाके मिलता है, तो वो मौसमी नदियाँ बन जाती है, ठीक है। एक बार बारिश का मौसम रुकने के बाद मौसम विपरीत हो जाता है। जब मौसम का समय रहता है तब तो नदी पूरा भरा हुआ रहता है, मौसमी नदियाँ। उसके बाद जब मौसम विपरीत होता है, ठीक है, मौसम जब विपरीत होता है और सूखे के मौसम में चला जाता है, नदी तब तक बहती रहती है जब तक पानी नदी में गिरता रहता है। मौसमी नदियों में पानी तब तक रहता है जब तक कि उसमें पानी बाहर से, पहाड़ों से और कई तरीक़ों से गिरते रहता है, जब तक कि यह छोटी छोटी धाराएं सूख नहीं जाती है, ठीक है। जब छोटी छोटी धाराओं का जो पानी उसमें आते रहता है वो जब तक सूख नहीं जाता है तब तक ये नदियाँ भी नहीं सूखती है। नदी तब तक छोटी और छोटी होती जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, जब मौसम का समय रहता है तो पानी ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे छोटा होते जाता है, क्योंकि पानी उसमें आएगा कहाँ से, जब बारिश ही नहीं होगा तो। तब जब तक कि नदी अंततः पूरी तरह सूख नहीं जाती है, और यह सिलसिला सालों दर साल जारी रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी नदियाँ बन जाती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं ये मौसमी नदियाँ हैं। तो अभी हमने आपको 16 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, और ये सब क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं।